हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडवे। लास्ट क्लास में हमने सेल साइकिल का एक मेजर पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने यूनिसेलुलर में कैसे सेल डिवीज़न होती है उसके बारे में देखा, साथ साथ में हमने मल्टी सेलुलर के बारे में भी देखा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने बोला था कि हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आज यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, फेजेस के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आपने स्कूल में अगर हो सकता हो आपने पढ़ लिया हो, एक होता है G1 फेज, S फेज और G2 फेज और M फेज। ये आपके 4 फेज होते हैं। तो फेजेस जैसा कुछ नहीं होता। फेजेस हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम उसको पढ़ सकें। ऐसा थोड़ी ना है कि सेल कहेगी नहीं मैं पहले डिवाइड करूँगा फिर मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो फेजेस जैसा कुछ नहीं होता। फेजेस हमने पढ़ने के लिए बनाए हैं। तो आपने एक डायग्राम सा देखा होगा कहीं कहीं कि इस तरीके का डायग्राम होता है एक सेल का, फेजेस का मतलब फेजेस का होता है। फेजेस में क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं ऐसे, इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो आपका ये वाला फेज होता है ये क्या कहलाता है, एम फेज कहलाता है। ये वाला आपका कहलाता है G1 फेज कहलाता है। ये वाला फेज आपका S फेज कहलाता है। और ये वाला क्या कहलाता है, ये आपका G2 फेज कहलाता है। तो सेल साइकिल जो डिवाइड करती है वो इसी के अराउंड डिवाइड करती है। अब आप कहोगे कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती क्या, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सेल जब भी डिवाइड करेगा तो क्या होगा, इसकी एक डायरेक्शन होगी ही होगी। तो इसकी भी डायरेक्शन होती है। सेल यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करता है और यहाँ पे जाके इसकी एंड हो जाती है। यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी जर्नी, यहाँ पे आके क्या हो जाती है, इसकी जर्नी एंड हो जाती है। ठीक है। तो G1, S और G2 और M ये आपके 4 तरीके के फेज हो गए। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि सम चेंजेस in cell division which we divided into phases। हमने इसको क्या कर दिया, फेजेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एम फेज। पहले मैं एम फेज की नहीं, सबसे पहले मैं G1 की बात करता हूँ कि G1 होता क्या है। सबसे पहला आपका G1 फेज होता है, देन आपका S फेज होता है, फिर आपका G2 फेज होता है, फिर आपका क्या होता है, M फेज होता है। मैंने बताया ना सेल साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे जाके एंड होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ G1 फेज की। तो G1 फेज है क्या, एक तरीके से G1 में हो क्या रहा है। तुम्हारे जीवन की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ कि जीवन में हो क्या रहा है। तो जीवन आपका जैसे कि दिख रहा है कि M और S दिख रहा है, M फेज और S फेज। ये है आपका M फेज और ये है आपका S फेज। तो M से लेके S तक का जो गैप होता है वो क्या कहलाता है, आपका G1 फेज कहलाता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि गैप बिटवीन M टू S ये आपका क्या कहला गया, G1 फेज कहला गया। उसके बाद मैं G2 की बात करता हूँ कि G2 हो क्या रहा है। G2 से पहले आपका क्या आ रहा है, S फेज आ रहा है। तो S का मतलब ये सिंथेसिस, मतलब किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन करना। तो क्या है आपका S फेज। सबसे पहले फिर उसका हम S फेज की बात करेंगे। S क्या हो रहा है, सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या हो रहा है, मतलब कि किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे DNA और DNA जैसे छोटे मोटे ऑर्गेनेलिज होते हैं वो क्या होते हैं, डबल होते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ DNA के साथ साथ DNA and some organelles of cells are डबल। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि ऑर्गेनेलिज होता क्या है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ऑर्गेनेलिज आपके होते हैं ER हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपके ऑर्गेनेलिज होते हैं। DNA के साथ साथ और भी तो चीज़ें चाहिए ना सेल में जाने के लिए, एक DNA थोड़ी ना जाएगा, साथ साथ में उसके साथ ऑर्गेनेलिज भी जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनेलिज भी क्या होती हैं, डबल होती हैं। देन इसके बाद हम बात करेंगे G2 फेज की कि G2 में क्या हो रहा है। G2 नथिंग बट, देखो यहाँ पे गैप था M से लेके S तक, तो आप इसका उल्टा कर दो। S से लेके M तक की जो गैप होती है वो क्या कहलाती है, गैप बिटवीन S टू M। तो ये क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाती है G2 फेज। इसके सबसे लास्ट में आता है M फेज। क्या होता है, M फेज।
एम फेज क्या होता है? एम फेज जो होता है आपका, इसी में जाके सेल क्या होती है? डिवाइड होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है? सेल डिवीजन क्या हो रही है? अकर हो रही है। एक सेल से दो सेल में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। सेल डिवीजन क्या होती है यहाँ पे? अकर होती है। ठीक है, तो मैंने आपको जीवन के बारे में बता दिया। जीवन भी एक गैप है। एस में क्या हो रही है? सिंथेसिस हो रही है। G2 में क्या हो रही है? G2 भी एक तरीके का गैप है। फिर एम फेज के बारे में समझाया कि एम फेज क्या होता है। एम फेज में क्या हो रही है? आपकी सेल क्या हो रही है? डिवाइड कर रही है। उसके बाद मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में समझाया। इसकी एक डायरेक्शन है, ये यहाँ से जाएगी, ऐसे ऐसे होते हुए जाएगी, ये ऐसे ऐसे होते हुए जाएगी। तो इसकी एक डायरेक्शन होती है, प्रॉपर डायरेक्शन है। G1, S, G2 और आपका एम फेज। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट, हमने फेजेस तो समझ लिए। अब हम सेल समझेंगे कि सेल कितना टाइम लेता है, कौन से फेज में कितना टाइम लेती है। तो फिर से मैं इसको एक डायग्राम बनाता हूँ फेजेस वाला। आपका ये है फेजेस का डायग्राम। ये आपका फेजेस का डायग्राम बना रहा हूँ मैं। इसको क्या 4 पार्ट में क्या कर रहा हूँ मैं? डिवाइड कर रहा हूँ। पहला वाला है आपका M, दूसरा वाला है आपका G, फिर हो गया आपका S, फिर आपका हो गया G2। इसकी डायरेक्शन भी थी ना, यहाँ से आपकी क्या है? इसकी डायरेक्शन जाती है, यहाँ से जाती है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो ये है आपकी सेल साइकिल की डायरेक्शन। तो मैं इंसानों की बात करूँ, सबसे पहले ह्यूमन सेल लिया हमने। ह्यूमन सेल को कल्चर में ग्रो किया। कल्चर मतलब मैंने इन विट्रो, एक होता है इन विवो, एक होता है इन विट्रो। इन विट्रो मतलब आउटसाइड कुछ भी कर रहे हैं, बॉडी के आउटसाइड कुछ भी करेंगे तो आपको क्या कहलाता है? इन विट्रो। तो मैंने ह्यूमन सेल को लिया, एक एग्जाम्पल लिया मैंने ह्यूमन सेल का। ह्यूमन सेल को हमने क्या कराया? ग्रो करवाया। क्या करवाया? ह्यूमन सेल को हमने क्या कराया? ग्रो करवाया। ग्रो करवाया किसमें? इन कल्चर। कल्चर मतलब हमने क्या कराया? इन विट्रो करवाया। इन विट्रो हमने क्या कराया? ग्रोथ करवाई सेल की। तो उसने कितना टाइम लिया? उसने 24 घंटा लिया। इट टेक 24 आवर्स। 24 आवर्स लिया। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि सबसे पहले हमने जीवन की बात की, फिर उसके बाद हमने जीवन में इसने कितना टाइम लिया? उसने लगभग 8 से 10 घंटे ले लिए। 8 से 10 घंटे किस में ले लिए? जीवन में ले लिए। फिर इसके बाद हमने G2 की बात की, मतलब एस फेज की बात की। एस फेज में उसने वही 2 से 3 घंटे लिए इसने, मतलब 2 से 3 नहीं, 3 से 4 घंटे इसने ले लिए। एस के बाद फिर G2 की बात करेंगे। G2 में उसने भी 5 से 3 घंटे के आसपास उसने ले लिए, 5 से 6 घंटे के आसपास लिए। और एम फेज जो था आपका, एम में उसने 1 घंटे के आसपास लिए। तो मैं यहाँ साफ साफ देख सकता हूँ कि सबसे पहले 5 से 6 घंटे एस फेज में लिए इसने, 5 से 6 घंटे एस फेज में लिए, और जो बाकी जो टाइम था 3 से 4 वाला वो इसने G2 में लिए। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि G1 में सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है। फिर उसके बाद देख रहा हूँ कि एस फेज में, एस फेज के बाद देख रहा हूँ कि G2 फेज में, G2 के बाद सबसे कम किस में ले रहा है? एम फेज में। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये 3 जो हैं मोस्ट टाइम टेकिंग है, मोस्ट टाइम टेकिंग फेजेस हैं। ठीक है, तो मैं इसका एक सीक्वेंस बना सकता हूँ कि सबसे पहले किस में जा रहा, सबसे ज़्यादा टाइम किस में ले रहा है? G1 में। फिर इसके बाद किस में ले रहा है? G2 में। G2 कह रहा हूँ मतलब S में। S के बाद फिर ले रहा है G2 में। G2 के बाद फिर किस में ले रहा है? एम फेज में। ठीक है, तो ये आपका टाइम के अकॉर्डिंग मैंने क्या बनाया? फेजेस को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले किसको ले रहा है? G1 में ले रहा है। G1 के बाद फिर किस में ले रहा है? S में। S के बाद फिर G2 में। G2 के बाद फिर M में। तो ये आप सीक्वेंस याद रखना, आपके स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद में एक फंजाई होती है ईस्ट। ईस्ट का मैंने लिया, तो ईस्ट कितना टाइम ले रहा था? ईस्ट को मैंने ग्रो करवाया। ईस्ट क्या है? फंजाई एक तरीके का। क्या है? फंजाई है। इसको भी मैंने ग्रो करवाया, ग्रोथ करवाई इसकी। तो ये कितना टाइम ले रहा है? इट टेक 90 मिनट्स। 90 मिनट्स ले रहा था ये सेल डिवाइड करने में। इट टेक 90 मिनट्स। तो मैंने यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया कि सबसे पहले G1 में आप इसको मिनट, ये मिनट है तो मिनट में डिवाइड कर लो, लेकिन आप सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि किस में सबसे ज़्यादा टाइम लिया जा रहा है।
तो इसमें भी मैंने यही चीज़ देखी कि सबसे पहले G1 में लिया टाइम, फिर इसके बाद S फेज़ में लिया, S के बाद फिर G2 फेज़ में लिया, G2 के बाद M फेज़ में लिया। तो मैं कहीं ना कहीं ये कह सकता हूँ कि यहाँ सेल जो है अपने आप को तैयार करती है। G1, S और G2 में क्या करती है, सेल अपने आप को तैयार करती है, किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। तो M फेज़ में क्या हो रहा है, मेनली N फेज़ में क्या हो रहा है, आपका सेल डिवीजन हो रहा है। और G1, S और G2 ये क्या है, आपका सेल टाइम के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट हमने अभी देख लिया कि G1 में कितना टाइम लेता है, G1 में कितना टाइम ले रहा है सेल डिवाइड करने के लिए, S फेज़ में कितना टाइम ले रहा है, S के बाद G2 में कितना टाइम ले रहा है, और साथ साथ में M फेज़ में। तो यहाँ पे एक इंटरफेस जैसा कुछ आता है, तो मैं इंटरफेस आपको समझाता हूँ। इंटरफेस होता क्या है, एक इंटरफेस टॉपिक होती है इंटरफेस। इंटरफेस किसको बोला जाता है, इंटरफेस किसको कहा जाता है, मैं उसके बारे में समझाता हूँ आपको। इंटरफेस है आपका ये। तो इंटरफेस में आपका होता है मैं पहले क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले G1 को ले रहा हूँ, G1 प्लस S प्लस और आपका G2, ये आपका क्या कहलाता है, ये आती है आपके इंटरफेस में आती है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि इंटरफेस में कौन कौन से फेजेस जो होते हैं इंक्लूड होते हैं। तो आपके होते हैं G1, S और G2, ये क्या होते हैं, इंटरफेस में इंक्लूड होते हैं। तो उसके बाद मैं बताता हूँ कि G1 जो होता है हमारा, G1 इज़ अ मोस्ट वेरिएबल फेज। मोस्ट वेरिएबल फेज होता है ये। मोस्ट वेरिएबल फेज क्यों होता है, आपने अभी देखा था कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा था, यही ले रहा था। इट टेक मोर टाइम, मोर टाइम बोल दो, इट टेक या फिर 95% लेता है टाइम, 95% ऑफ टाइम, ठीक है। 95% आपका यही टाइम लेके चला जाता है G1 वाला जो होता है। G1 वाला नहीं, मोर टाइम बोल सकते हो इसको, इट टेक मोर टाइम। हाँ, मोर टाइम आप इसको कहो, बढ़िया रहेगा, इट टेक मोर टाइम। G1 आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ G1 के बाद फिर मैं S की बात कर रहा हूँ, S के बाद फिर मैं G2 और उसके बाद M फेज। तो यहाँ पे 95% वाला कंसेप्ट आता है कि आपका जो होता है ये जो होता है G1, S और G2, ये 95% टाइम लेती है सेल डिवीजन का 95% टाइम लेती है। बाकी जो परसेंट रहता है 5%, वो कौन ले जाता है, 5% रह जाता है। क्योंकि M फेज में हमने अभी देखा था कि M फेज कितना टाइम ले रहा था, सिर्फ 1 घंटा ही लेता है, ओनली 1 आवर लेता है ये। आपसे स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सबसे पहले टाइम को लेकर आएगा। तो टाइम में सबसे पहले क्या है आपका, G1, S, G2 और M, ठीक है। उसके बाद आपसे इंटरफेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इंटरफेस में कौन कौन से फेजेस आते हैं। तो सबसे पहले आप बताना G1, S और G2 आपके क्या होते हैं, इंटरफेस में आते हैं। उसके बाद G1 जो होता है हमारा मोस्ट वेरिएबल फेज होता है। मोस्ट वेरिएबल फेज क्यों होता है उसके बारे में तो हम बताएंगे ही, लेकिन सबसे मेन काम जो होता है उसमें उसी में होता है। और साथ साथ में क्या होता है, ये ज़्यादा टाइम लेता है। G1 जो होता है सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है, G1 लेता है। तो ये चीज़ आपको जो ये पॉइंट्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। एक इंटरफेस याद रखना पड़ेगा, एक G1 जो है मोस्ट वेरिएबल टाइम लेता है। उसके बाद 95% ऑफ जो टाइम होता है वो कौन से फेजेस ले जाते हैं, G1, S और G2 लेके चले जाते हैं। और 1 घंटा जो होता है उसमें M फेज में लिया जाता है। इसको मैंने टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और आता है इंटरफेस को रिलेटेड। तो इंटरफेस को हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। क्या होता है, प्रिपरेटरी फेज होता है ये आपका प्रिपरेटरी फेज, या फिर रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं इसको, रेस्टिंग फेज भी इसको बोला जाता है। अब इसको रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज क्यों बोला जाता है इंटरफेस को, इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं सेल जो है अपने आप को सेल डिवीजन के लिए क्या कर रही है, तैयार कर रही है। तो इसलिए हम इसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, मतलब प्रिपेयर कर रही है। और क्या इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं कि सिर्फ इसमें कम से कम आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा चेंजेस किसमें देखने को मिलते हैं, G1 फेज में आपके सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसलिए हम समहाउ उसको क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। और साथ साथ में क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको आज का सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, सारे फेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।